हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। बाकी आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम हर किसी भी जो भी इसके डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस होंगे उस पर कुछ कुछ थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो इसके 3 एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली। हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन जो होता है वो होता है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। तो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन क्या है कि हम इसकी हेल्प से एक सिस्टम ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सेकंड है हमें टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। सेकंड क्या कह रहा है, हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास फिजिकल रिलेशन है, जस्ट एग्जांपल आपको फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि F=ma, तो हम डायमेंशन की हेल्प से चेक करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है ये रिलेशन या नहीं। और तीसरा है हम रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, टू ड्राइव अ relationship between different physical quantities। तो इसकी हेल्प से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशंस निकालेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट हो गया हमें फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। सेकंड हमें रिलेशन जो हमारे पास गिवन है उनकी करेक्टनेस चेक करेंगे। और थर्ड है हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। अब हम तीनों पर जब हम तीनों को एक एक करके करेंगे और साथ साथ उनके कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन से। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, conversion of one system of unit to another। तो बहुत इजी है ये, सिंपली ये एक छोटे से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी हो, हमारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है मीटर या 1 मीटर जो है यह है मेरी एक सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट है 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। बट फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी, लेंथ। क्या यहाँ लेंथ हमारी चेंज हुई है? तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी हो। तो इसी फैक्ट को लेके हम इसका एक फॉर्मूला पहले ड्राइव करते हैं। तो सिंपली क्या है, क्या कह रहा है जो हमने बोला है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल quantity remains the
same whatever be the system of units। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी वो Q है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारी U1, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है N1, और दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट है U2 और उसका न्यूमेरिक वैल्यू है N2। जैसे कि ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया था कि लेंथ की न्यूमेरिक वैल्यू 1 मीटर यानी 1 न्यूमेरिक वैल्यू थी और M एक सिस्टम ऑफ यूनिट था, और 100 सेंटीमीटर 100 दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू था, और सेंटीमीटर सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट था। ठीक है, तो N1 N2 यहाँ पे हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो गए, N1 N2 क्या आ गए, ये हमारे आगे कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, एंड U1 U2 हो गए हमारे, ये हो गया हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए। अब यूनिट्स के कुछ फंडामेंटल हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट्स ले लेते हैं। तो हम लेट करते हैं, यहाँ पे लेट M1 L1 और T1 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम इन वन सिस्टम। हमने M1 L1 T1 हमने फंडामेंटल यूनिट्स ले ली मास लेंथ टाइम की एक सिस्टम में। सेम हम ले लेंगे M2 L2 और T2 फॉर सेकंड सिस्टम। क्लियर। अब इनकी डायमेंशन ले लेते हैं। तो यहाँ लेट कर लिया हमने, A B C हो गई हमारी डायमेंशंस ऑफ M L एंड T। इन तीनों M की डायमेंशन होगी A, L की B और T की। तो अब हमने जो पीछे करा था इसको हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम MLT की टर्म में। तो क्या होगा हमारा N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C किसके बराबर है? N2 M2A L2B और T2 C के बराबर हो गया। क्लियर। हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 को छोड़ देते हैं एक साइड, बाकी वैल्यूज़ को ले आते हैं। यहाँ बच गया N1, तो यहाँ आ गया हमारा M1A, नीचे M2A L1B L2 की पावर B और T1C और T2 की पावर C। हमने बेसिकली एक्सपोनेंट का रूल पढ़ाया, जब पावर सेम होती है तो पावर हमारी कॉमन हो जाती है। तो वही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि N2 इक्वल्स टू आ गया हमारा N1 M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B और T1 अपॉन में T2 की पावर C। तो ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला, इसका एक रिलेशन आ गया। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक नहीं, काफ़ी सारे एग्जांपल लेंगे हम डिफरेंट में जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं उस टाइप के। तो पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो इसको करेंगे। सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किसको किस में कन्वर्ट करना है और उस यूनिट की फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है। बिना फिज़िकल क्वांटिटी के जाने बिना हम इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ बोला 1 न्यूटन, तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो न्यूटन जो है क्या है? ये SI यूनिट है किसकी? फोर्स की। हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, न्यूटन जो है SI यूनिट है फोर्स की।
तो अब हमारी डाइन क्या हो जाएगी, डाइन हो जाएगी हमारी यहाँ पे, क्योंकि ये होगी हमारी CGS यूनिट, बिकॉज हमें सिर्फ हमारे 11th क्लास में सिर्फ न्यूटन SI टू CGS में कन्वर्ट करने को आता है, या SI कह लो या MKS कह लो, FPS में कन्वर्ट करना नहीं आता। तो दूसरी यूनिट होगी हमारी CGS यूनिट हो जाएगी, ये भी फोर्स की। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। तो यहाँ से हम A B और जो हमारी डायमेंशन क्या क्या हो जाएगी, M की पावर A होती है तो उसकी वैल्यू होगी 1, B की पावर L की पावर B होती है, इसकी वैल्यू भी आ गई, ठीक है 1, और साथ साथ अब आ गया हमारे पास C की पावर -2। क्लियर, ये चीज़ें मिल गई हमें। अब कुछ क्वांटिटी हमें कन्वर्ट किसे करना है, 1 न्यूटन को, तो N1 आ गया 1 न्यूटन, और निकालना क्या है हमें, N2। तो सबसे पहले हम SI सिस्टम एक तरफ कर लेते हैं, हम SI, दूसरी तरफ CGS। यहाँ होगा हमारा M1 L1 T1, यहाँ होगा M2 L2 T2। अब M1 SI में मास होता है हमारा kg, लेंथ होता है हमारा मीटर, और टाइम होगा 1 सेकेंड। सेम CGS में मास होता है हमारा ग्राम, लेंथ होगा सेंटीमीटर, टाइम होगा हमारा सेकंड। सारी क्वांटिटी को 1 से कर लेंगे, बाकी अपना रिलेशन निकल जाएगा। अब रिलेशन यूज़ करते हैं जो हमने ड्राइव किया था, M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, T1 बाय T2 की पावर C। क्लियर, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। N2 इक्वल्स टू N1 है 1, M1 क्या है 1 kg अपॉन में 1 ग्राम की पावर 1। क्लियर, ये हो गया हमारा 1 मीटर अपॉन में 1 की पावर 1, और 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड की पावर ये है हमारी -2। अब ये 1 तो हो गया, मल्टीप्लाई करके ख़त्म। अब 1 kg में ग्राम होते हैं 10 की पावर 3 ग्राम, और अपॉन में ग्राम 1, मीटर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन में 1, ये से ख़त्म 1। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका डिवाइड हो जाएगा, ग्राम से ग्राम, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 आ गया। इट मीन्स N2 आ गया हमारा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, दैट इज़ 10 की पावर 5। N2 आ गया 10 की पावर 5, इट मीन्स 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 10 की पावर 5 डाइन के। क्लियर, तो 1 न्यूटन इक्वल्स होता है 10 की पावर 5। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 1 जूल इंटू आर। फिर से वही हमें पहले क्वांटिटी पता करनी है। तो जूल होता है यहाँ किसकी SI यूनिट है, एनर्जी की, SI सिस्टम में। तो आर्क भी किसकी यूनिट होगी, ये होगी हमारी CGS यूनिट होगी, ये भी एनर्जी की। अब सबसे पहला काम है हमारा एनर्जी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ML2T-2। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ABC की वैल्यू निकल जाएगी 1, B की 2 और C की -2 आ गया। अब हमें N1 दे रखा है 1 जूल, यानी इट मीन्स 1, N2 हमें फाइंड आउट करना है। फिर से वही फॉर्मूला, N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, और T1 बाय T2 की पावर C। इसको लेके चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए N1 1 दे रखा है। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिस्टम में कन्वर्ट करना रह गया, तो एक तरफ लिख लेते हैं हम SI और दूसरी तरफ CGS। फिर से वही M1 L1 T1। SI में मास होता है हमारा kg, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड।
M2L2T2। मास होता है हमारा ग्राम, लेंथ होता है सेंटीमीटर और टाइम होता है सेकंड। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 = 1, M1 है हमारा 1 kg, M2 है हमारा 1 ग्राम, पावर है 1। क्लियर। L1 है हमारा 1 मीटर, ये है 1 सेंटीमीटर और पावर है 2। टाइम 1 सेकेंड, सीजीएस में 1 सेकेंड, पावर है -2। तो ये तो कैंसिल, ये हर बार कैंसिल हो जाएगा आपका। अब केजी को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में। 10⁻³ ग्राम अपॉन में 1 पावर 1 मीटर, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर पावर 2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिवाइड, ये एक डिवाइड, तो इस तरफ तो बच गया हमारा N2 बराबर 10⁻³ उधर 10⁻², फिर उसका स्क्वायर है तो 10⁻⁴, यह आ गया 10⁻⁷। इट मीन्स 1 जूल इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। तो ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, एक और ट्राई कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, कैलकुलेट इन एसआई यूनिट। यहाँ पे जी जो है हमारा ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका हमें सीजीएस सिस्टम में दे रखी है, यूनिट्स हमें कन्वर्ट करना है इसे एसआई यूनिट में। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं। हमने पढ़ा है कि फोर्स इक्वल्स टू होता है जी M1 M2 अपॉन में r²। यहाँ से g निकालेंगे तो g इक्वल्स टू F r² अपॉन में 1 M2 ये होगा। तो g के लिए पहले हम डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं। क्वांटिटी तो हमें मिल गई g, अब g का हमें क्या करना है, डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। फोर्स का होता है mL/t-2, r इट मीन डिस्टेंस का होता है L², नीचे मास है तो m। क्लियर। देखिए एक मास से एक मास डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, इट मीन्स पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। एक मास ऊपर आएगा तो इन्वर्स हो गया, तो g इक्वल्स टू आ गया हमारा, ये तो हो गया मास इन्वर्स। एक जगह L1 है एक जगह L2 है तो ये हो गया हमारा L3 और t-2 बच गया हमारा, तो t-2। यहाँ कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a-1 b 3 और c -2। तो यहाँ हमें वैल्यूज मिल गई, a मिल गई -1, b मिल गई -2, b मिल गई 3 और c मिल गई -2। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। N1 हमें दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर। हमें क्या निकालना है, N2, और हमें CGS से इस पर कन्वर्ट करना है SI में। तो CGS SI लिख लेते हैं वैल्यू M1 L1 T1। CGS में मास होता है हमारा 1 ग्राम, लेंथ होती है हमारी 1 सेंटीमीटर और टाइम 1 सेकेंड। M2 L2 T2 मास होता है हमारा ग्राम में, लेंथ होती है हमारी मीटर में और टाइम होता है हमारा सेकेंड में। फिर से अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। N2 बराबर N1 है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻8 M1 1 ग्राम और अपॉन में 1 kg की पावर 1। L1 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर की पावर 3। टाइम रह गया, इसको साइड में ले लेते हैं। 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड की पावर, वहाँ पावर आई थी हमारी -2 तो -2। तो ये टाइम तो हमेशा की तरह एक दूसरे से डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बाकी वैल्यूज रह गई। इनमें कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 2 = 6.67 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ है 1 ग्राम, नीचे कर देते हैं 10⁻³ ग्राम और पावर -1। ठीक है।
पावर सॉरी -1 आई थी। दूसरा L1 ये था हमारा सेंटीमीटर, नीचे आएगा हमारा मीटर और पावर आ रही है हमारी 3 पावर 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 10 सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। ये आ गया हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। नीचे 10 की पावर 3 है, -1 पावर है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, पावर -1 से +1 हो जाएगी, ग्राम से ग्राम डिवाइड हो गया। यहाँ 1 क्या है आपका 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 10 की पावर 6, 1 ऊपर लेकर आऊँगा तो 10 की पावर -6। सॉल्व करते हैं तो 6.67 इंटू ये हो गया 10 की पावर -14 और -14 + 3 तो 10 की पावर -11 एंड 2 आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब देखते हैं कि इससे यूनिट क्या बनेगी। हमें न्यूमेरिक वैल्यू तो मिल गई। अब डाइन जो होता है वो होता है हमारा न्यूटन, ऐसा ही सिस्टम अभी निकाला हमने। सेंटीमीटर होता है हमारा मीटर और ग्राम होता है हमारा केजी। तो जी की यूनिट क्या बन गई हमारी SI में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। तो ये बन जाएगी हमारी SI सिस्टम में जी की यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमारा क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज़ 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। क्या कह रहा है, सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। ये बोल रहा है कि हमारे पास 60 जूल पर मिनट, इट मीन्स पर मिनट, क्लियर। ये हो गया 60 जूल पर मिनट। किसी सिस्टम में है हमारी यूनिट, उसे हमें कन्वर्ट करना 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, हमें ये इसकी बेस यूनिट लेके चलनी है। तो पहले हम देख लेते हैं इसका क्या आएगा, क्वांटिटी निकालते हैं। तो 60 जूल अपॉन में मिनट को कन्वर्ट कर दिया था 60 सेकेंड, ये कन्वर्ट कट हो गया, क्या आ गया हमारा डिवाइड हो गया, तो ये आ गया हमारा 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। और हमें पता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड ये होता है 1 वॉट के बराबर होता है। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। तो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट होती है हमारी SI यूनिट किसकी, ऑफ पावर। तो पावर का डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं। पावर का डायमेंशन फार्मूला mL2T-3। यहाँ से कंपेयर करके A, B और C की वैल्यू निकाल लेते हैं। A हो गया हमारा 1, B हो गया 2, C हो गया -3, ये निकल गई। अब हमारी यूनिट क्या है यहाँ पे 1 वॉट, तो N1 क्या आ गया हमारे पास 1, N1 आ गया 1 और N2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी यूनिट पहले एक सिस्टम यूनिट तो पता चल गया हमें SI में है, उसका M1 होगा 1 kg, L1 होगा 1 मीटर और T1 होगा 1 सेकेंड। न्यू सिस्टम हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है न्यू सिस्टम। इसका M2 हमें कितना दे रखा है 100 ग्राम, L2 भी दे रखा हमें 100 सेंटीमीटर और T2 दे रखा हमें 1 मिनट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। N2 बराबर N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B और T1 बाय T2 की पावर C, ये होता है। तो अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं हम। N2 1, M1 कितना है 1 kg और ये है हमारा 100 ग्राम, पावर है इनकी 1। दूसरा L1 है हमारा 1 मीटर, ये है 100 सेंटीमीटर, पावर है हमारी 2, ये है 1 सेकेंड और यहाँ भी 1 सेकेंड और पावर है हमारी -3, क्लियर, पावर है -3 कर दिया। तो टाइम ये 1 सेकेंड कट गया, सॉरी नहीं कटा, ये 1 मिनट दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना हमें 1 मिनट।
उसको तो कन्वर्ट करेंगे पहले। ये पहली बार क्वेश्चन में हमें अलग दे रहा है 1 मिनट, तो कन्वर्ट करते हैं। केजी को 10 की पावर 3 ग्राम, नीचे 100 को कर दिया 10 की पावर 2 ग्राम पावर 1। क्लियर। इधर इसको भी कर देते हैं। मीटर को 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन में 10 की पावर 2 मीटर पावर 2। ये हो गया हमारा 1 सेकेंड। 1 मिनट इक्वस्ट होता है 60 सेकेंड और 10 की पावर -3। तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया। ये तो एक तरफ बच गया हमें ग्राम वाले में 10 की पावर 3, नीचे है 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा ओनली 10, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो n2 बराबर आ गया, ये तो आ गया 10 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो गया 1 सेकेंड अपॉन में 60 सेकेंड, -3 है पावर, तो ये हो जाएगा 60 की पावर 3, कर देते हैं हम 60 की पावर 3, सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 6 का क्यूब 216, 3 0 लगा देते हैं पीछे, तो ये आ गया हमारा से। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर। अब तो हमारा 60 जूल जो पर मिनट था वो किसके बराबर है, 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 किसके, ऑफ न्यू यूनिट्स ऑफ सिस्टम, या यूनिट ऑफ पावर भी कह सकते हैं हम, पावर की नई यूनिट के बराबर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ये अभी क्वेश्चन थोड़ा अलग था सबसे, इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, अ कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। Suppose we employ a system of units in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meter, unit of time is gamma second. What will be the magnitude of calorie in terms of this new system? क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास हीट या एनर्जी की जो यूनिट है वो कैलोरी है, और यहाँ पे हमें कन्वर्जन भी दे रखा है कि 4.2 जूल, और जो कि बराबर है 4.2 जूल के। इट मीन्स हमें n1 गिवन है 4.2। क्लियर। जबकि 1 जूल इक्वल्स टू है हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है mL2T-2। ये हो गया। यहाँ से कंपेयर करके A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 2 और C की वैल्यू आ गई -2। N1 हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4.2, N2 हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। और साथ साथ दे रखा है कि जो 1 जूल है 1 kg 1 मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले से हो गया हमारा SI यूनिट, और दूसरा हमारा न्यू सिस्टम। SI यूनिट में M1 है हमारा 1 kg, सारी वैल्यू 1 में है। L1 है हमारा 1 मीटर, T1 है हमारा 1 सेकेंड। दूसरे में M2 हमारा कितना दे रखा है, अल्फ़ा kg, इसके लिए हमें अल्फ़ा kg दे रखा है। लेंथ हमें जो दे रखा है वो दे रखा है हमें बीटा मीटर, और टाइम हमें दे रखा है गामा सेकंड। तो चलिए इसको लेके स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर देते हैं, N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B और T1 बाय T2 की पावर C। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबकी पावर पुट कर देते हैं और वैल्यूज पुट करेंगे। N1 दे रखा 4.2, M1 1 kg, M2 अल्फ़ा kg और पावर हो गई 1, L1 1 मीटर, L2 बीटा मीटर पावर 2, T1 1 सेकेंड, T2 गामा सेकेंड, और पावर कितनी दे रखी है हमें -2। kg से kg कैंसिल, m से m कैंसिल और सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो ये बच के हमारे पास 4.2। अल्फ़ा को अगर मैं ऊपर ले आऊँगा तो ये आ जाएगी पावर -1, बीटा ऊपर आएगा तो ये होगा पावर -2, और गामा की पावर ऑलरेडी -3 हो जाएगा। तो N2 आ गया हमारा 4.2 अल्फ़ा इनवर्स बीटा -2 और 8। तो इसमें क्या आ गया, जो 4 जो हमारा क्या था 4.2 जूल था, वो किसके बराबर आ गया हमारा 4.2 अल्फ़ा इनवर्स बीटा की पावर -2 और गामा की पावर
तो यहाँ हम ख़त्म हो गया, हमने कन्वर्जन के क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं हम स्टार्ट, जो कि हमारी करेक्टनेस चेक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो टॉपिक अब हमें करना है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हमें क्या देखना है, हमें पास जो भी रिलेशन दे रखा होगा उसके दोनों साइड की हम डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स हमारा वो फॉर्मूला, वो रिलेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, ut प्लस हाफ at²। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है s, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और राइट हैंड साइड में दे रखा है ut प्लस हाफ at²। अब हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो क्या कहता है, जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सारी क्या होंगी, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होंगी। इट मीन्स अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ut भी डिस्प्लेसमेंट होगा और हाफ at² भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS में जो क्वांटिटी है उसकी निकालेंगे हम डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन होती है डिस्प्लेसमेंट की L। अब लेंगे हम RHS। आप RHS में किसी भी टर्म का ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों का निकाल के दिखाऊंगा आपको। जैसे U का होता है हमारा LT-1, T का हो गया T से T-1 कैंसिल, ये बच गया L। यहाँ तो हो गया इक्वल। हम हाफ at² का भी चेक कर लेते हैं। हाफ at², 1/2 एक न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूमेरिक वैल्यू की डायमेंशन नहीं होती, तो हम a का वैल्यू डायमेंशन रखते हैं LT-2, t की डायमेंशन t और पावर 2 है तो 2, t-2 और t², ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच गया L। तो इट मीन्स जो LHS है वो हमारा किसके बराबर आ गया, RHS। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास गिवन रिलेशन है या इक्वेशन है वो कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये है हमारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम। जैसे कि अभी एक और क्वेश्चन है हमारे पास, t = 2π√L/g। यहाँ पे t क्या है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, L है यहाँ पे लेंथ, और g है हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है टाइम। तो टाइम की डायमेंशन तो होगी सिंपल t, और हमें क्या शो करना है कि RHS में भी हमारा क्या होना चाहिए, t होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। फिर से राइट हैंड साइड में हम 2π नहीं लेंगे, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम लेंगे सिर्फ L/g। अब L की डायमेंशन हो गई L, रूट लगा देता हूँ मैं। G की डायमेंशन होती है LT-2, यहाँ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया मेरे पास t-², ये ऊपर आएगा तो t², और रूट t² का रूट कितना आएगा, t। तो इट मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारी इक्वेशन रिलेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी पे बेस्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन है हमारा, टाउ = I∝। यहाँ पे टाउ जो है ये है हमारा टॉर्क, I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर। तो टाउ क्या है, टॉर्क, और टॉर्क हमारा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको याद है इसका डायमेंशन तो अच्छी बात है, नई डायमेंशन फॉर्मूला याद है तो निकाल लेते हैं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है mLT-2, डिस्टेंस का हो गया L, तो इसका डायमेंशन हो गया mL/T-2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m और r² के बराबर।
ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अब एम मास आर स्क्वायर, इट मीन्स एल स्क्वायर, तो इसका निकल गया हमारा एम एल स्क्वायर, ये निकल गया। लास्ट है हमारा अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इक्वल्स टू होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। अब यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है t-1, टाइम का डायमेंशन t, तो अल्फ़ा का डायमेंशन कितना आ जाएगा t-2। अब हमें सारे डायमेंशन मिल गए, अब हम इसको पुट कर देते हैं जो हमें बस इक्वेशन गिवन है। तो उसमें सबसे पहले हम निकालते हैं LHS हम निकाल चुके हैं ml2 t-2, दोबारा लिख देता हूँ। LHS है हमारे पास यहाँ टाउ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई थी ml2 और t-2। अब सॉल्व करते हैं हम RHS जो कि है हमारा आई अल्फ़ा के बराबर। आई का डायमेंशन आया हमारा ml2, अल्फ़ा का डायमेंशन आया t-2। सॉल्व करते हैं तो ml2 t-2, दोनों जो कि दोनों इक्वल हैं, तो LHS इक्वल्स टू RHS। इट मीन्स गिवन रिलेशन इज़ क्या, ये डायमेंशनली करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन है हमारा डेल्टा इक्वल्स टू mg(L³ अपॉन में 4bd³ y। यहाँ पे डेल्टा क्या है, ये है हमारा डिप्रेशन इन बार, डिप्रेशन मीन्स झुकाव, जो कि हमारा एक तरह झुकाव क्या हो गया हमारा L हो गया, M हो गया हमारा यहाँ मास, G हमारे पास दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L है लेंथ, B है ब्रेड्थ, D है डेप्थ और Y है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस। तो ये क्वांटिटीज हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि हमारा है डेल्टा। डेल्टा झुकाव है तो इट मीन्स इसकी डायमेंशन हो गई L, लेंथ के बराबर हो गई झुकाव, ये डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करेंगे हम राइट हैंड साइड स्टार्ट। तो राइट हैंड साइड में हमें M की पता है, G पता है, L पता है, B भी पता है, Y यंग्स मॉडुलस हम निकाल लेते हैं। यंग्स मॉडुलस हमने पढ़ा है स्ट्रेस अपॉन में होता है स्ट्रेन, और स्ट्रेस की डायमेंशन, स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन वही होती है जो कि हमारी स्ट्रेस की होती है। तो ये हो गई हमारी यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन। अब पुट कर देते हैं हम राइट साइड में। तो राइट साइड में सबसे पहले हमारा M था, तो M, फिर G है LT-2, उसके बाद L⁻³ तो L3, नीचे B ब्रेथ यानी लेंथ, डेप्थ भी लेंथ के बराबर होगा, उसकी पावर 3 है, और यंग्स मॉडुलस अभी निकाला जस्ट ml-1 t-2। सबसे पहले M कैंसिल, L से ये L कैंसिल, L³ से ये L³ कैंसिल, t-2 से t-2 कैंसिल, ये बच गया L-1, ये ऊपर आएगा तो प्लस L, तो हमारा LHS और RHS वो था इक्वल, तो इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हो गया हमारे करेक्टनेस के कुछ क्वेश्चंस। अब हम करेंगे कुछ ड्राइव के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी तीसरी एप्लीकेशन। हमारी तीसरी एप्लीकेशन थी ड्राइविंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हमें रिलेशन यहाँ पर ड्राइव करने हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी होगी वो डिपेंड करेगी हमारी कुछ फैक्टर्स पे। सपोज वो फैक्टर हैं ABC या XYZ, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ XYZ, फैक्टर्स होंगे हमारे XYZ। तो जब वो डिपेंड करेंगे तो हम उन्हें मान के चलेंगे कि वो बताया नहीं होगा, हमें यहाँ पे पता नहीं होगा कैसे डिपेंड करते हैं, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन डिपेंड करके मानेंगे। फिर उनकी कुछ पावर यहाँ पे हम डायमेंशन मान लेंगे, उनकी डायमेंशन है ABC। देन हम क्या करेंगे, इधर इस क्वांटिटी की डायमेंशन निकालेंगे इधर, ठीक है, जो यहाँ पे हमें दूसरी तरफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वांटिटी दे रखी होंगी उस इनकी डायमेंशन निकालेंगे। फिर इनको हम कंपेयर करेंगे, इनकी पावर कंपैरिजन
फिर हम कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करके वैल्यूज़ को पुट करके जो भी फॉर्मूला होगा वो अपना आप ड्राइव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on first mass of the bob, length L of the pendulum and acceleration due to gravity G at the place. Derive the expression for its time period using method of dimension. जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे एक क्वांटिटी हमारी, वो क्वांटिटी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो डिपेंड करती है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है हमारा सिंपल पेंडुलम वो डिपेंड करती है हमारी बॉब के मास पे, पेंडुलम के लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के। तो जब भी ऐसा होगा तो हमने क्या बोला था, पहले इसको हम क्वांटिटी जो है उसको सबको क्या मान लेंगे हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लेट टी जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फर्स्ट किसके, मास के, सेकंड लेंथ के और थर्ड जी के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कॉन्स्टेंट लगेगा के एम एल जी। दूसरा स्टेप क्या बोला था, हम इनकी डायमेंशन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड की हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m0 L0 और t की पावर 1, या t भी लिख सकते हैं सिंपल। इधर डायमेंशन फार्मूला k तो कांस्टेंट है, मास का डायमेंशन फार्मूला a पावर m पावर हो गया a, l का l रहेगा पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है Lt-2 और पावर हो गया c। सबकी पावर लेके जाते हैं अंदर, ma lb, इधर हो गया l की पावर c और t की पावर -2c। सॉल्व करेंगे इधर तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ma l b है और इस तरफ c है मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड हो गई b + c और t की पावर -2c, और हमारी लेफ्ट में है m0 L0 और t 1। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे पावर को, कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT। तो m की पावर कंपेयर करेंगे तो a आ गया 0, b + c भी 0 के बराबर और -2c आ गया हमारा 1 के इक्वल। ये देखिए यहाँ से a आ गया 0, ये आ गया b + c और ये आ गया -2c = 1। कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से, a = 0, नेक्स्ट b + c = भी 0, और थर्ड थी हमारी -2c = क्या आ रही थी हमारी 1, तो c की वैल्यू आ गया यहाँ से पहले 1/2 माइनस में। ठीक है, a की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब इस इसको मैं यहाँ पुट करूँगा तो b की वैल्यू क्या आएगी, -c, तो -c बोले तो b = 1/2, तीनों वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग these values in फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास t = k, क्लियर, m की पावर a 0, l की पावर थी हमारी b आई हमारी 1/2, और g की पावर थी c आई है -1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। t m की पावर 0 तो m ख़त्म, 1 हो गया, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2 तो नीचे ले जाता हूँ 1/2 कॉमन आ गया, l/g की पावर 1/2 मीन्स रूट l/g k। अगर k की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो आप लिख देंगे, तो k छोड़ देंगे। हमने भी पीछे क्वेश्चन किया था यही, यहाँ पे k की वैल्यू तो रखी थी 2π, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2π × √l/g। तो इस टाइप से करेंगे हम क्वेश्चन। आगे और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं एक और। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन है हमारा, द एस्केप वेलोसिटी v of a body depends on the acceleration due to gravity g of the planet. Second, the radius r of the planet. Establish dimensionally the relation for the escape velocity. तो escape velocity के लिए हमें डायमेंशनली यूज़ करके हमें उसका एक रिलेशन बनाना है यहाँ पे। तो escape velocity मीन्स वेलोसिटी हमें नहीं पता, escape velocity सपोज नहीं पता, हमें ये पता है कि v मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करते हैं हम,
लेट जो वेलोसिटी v है वो डिपेंड कर रही है दो फैक्टर पे, एक तो g पर, दूसरा r पर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेंगे तो कांस्टेंट लगेगा k g r। इसकी अब डायमेंशन लेंगे a, इसकी b, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt -1, तो m हो गया यहाँ 0, के कांस्टेंट ने छोड़ देते हैं। g का डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt -2 और इसकी पावर a। r यहाँ रेडियस है, रेडियस इट मीन्स लेंथ, तो l की पावर b। सॉल्व कर लेते हैं इसको। l की पावर a, t की पावर -2a और ये हो गया l की पावर b। पावर आपके पावर जो हमारे बेस है वो मल्टीप्लाई में इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया l की पावर a + b और t की पावर -2a। अब कंपेयर करते हैं तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l t, कंपेयर करते हैं। m की पावर 0 है और इस राइट साइड में हमारे पास कोई m है ही नहीं, तो यहाँ से हमारा तो m का तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा। अब l की पावर है a + b एक तरफ और एक तरफ है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक तरफ है हमारे पास t की पावर -2a और एक तरफ है -1, तो a की पावर कितनी आ गई 1/2। a की पावर 1/2 तो यहाँ पुट करूँगा मैं, तो b की पावर क्या आ जाएगी यहाँ, वो भी 1/2, बिकॉज b उधर जाके माइनस होगा तो 1 - 1/2, तो b की पावर भी 1/2। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वल्स टू k g r पावर a b 1/2 r 1/2, तो ये क्या हो गया k g r पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है रूट। तो s के वेलोसिटी का रिलेशन आ गया हमारा v = k √g r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, टेक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट k = 1। क्या कह रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स F है जो कि किसी पार्टिकल जिसका मास m है उस पर एक्ट कर रही है और वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से सर्कल में जिसका रेडियस r है, और यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू हमें 1 लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से लेट कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारी डिपेंड कर रही है फर्स्ट मास पे, सेकंड वेलोसिटी पे और थर्ड रेडियस पे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, k m v r की डायमेंशन लगा देते हैं, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml t - 2, यहाँ मास का m, वेलोसिटी lt -1, रेडियस लेंथ, सबकी पावर को पहले सॉल्व करते हैं। ma lb t - b, ये lc। अब इन्हें कर लेते हैं सॉल्व। ma lb + c t - b, ये आ गई हमारी। अब करेंगे कंपेयर। तो m से m को कंपेयर करते हैं, a की पावर आ गई 1। l से l को करेंगे तो b + c की पावर भी आ गई 1, एक वैल्यू आ गई 1। और t से t को करेंगे तो -v की वैल्यू आई है यहाँ से -2, तो b = क्या आ गया हमारा सिंपल 2। a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू 2 आ गई, तो b की वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ b + c में, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ -1। अब ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारा F = K
MVR। M की वैल्यू यानी पावर आई है 1, B की वैल्यू आई है 2 और C की वैल्यू आई है -1। सबको सॉल्व कर देते हैं। MV², R जाएगा नीचे, K की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया हमारा MV²/R। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है MV²/R। तो क्वेश्चन हो गया हमारा ये कंप्लीट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इट्स लेंथ L, सेकेंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ M एंड थर्ड दे रखा हमें टेंशन T इन द स्ट्रिंग। ऑब्टेन डायमेंशनली एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू। फिर से वही डायमेंशन का यूज़ करके हमें रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि किसी हमारे स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू डिपेंड कर रही है फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास पर यूनिट लेंथ M, थर्ड टेंशन। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, K L M T, डायमेंशन लगा देते हैं A B C। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप डायमेंशन फार्मूला। फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 1/T, तो डायमेंशन फार्मूला होगा T इनवर्स, तो यहाँ L0 और M0 हो गए। लेंथ की डायमेंशन L, M दे रखा मास पर यूनिट लेंथ, इट मीन्स MLN-1 पावर B। T की जगह T है टेंशन, टेंशन फोर्स, तो MLT-2 फोर्स होती है, तो MLT-2 पावर C। सॉल्व कर देते हैं। LA ML माइनस MB L माइनस B, क्लियर। और ये हो गया हमारा MC LC T-2C। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है हमारा, पहले M को सॉल्व करते हैं। M की पावर आ रही है B + C, L आएगा A माइनस B + C। अब टाइम सिर्फ है आपका सिंपली -2C। अब कंपेयर करेंगे फिर से। ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ M, L और T। चलिए कंपेयर करते हैं। M से M को कंपेयर करेंगे तो B + C आ गया 0 के इक्वल, ठीक है। L से L को कंपेयर करेंगे तो A माइनस B + C आ गया 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो 2 आ गए हमारे 0 के इक्वल। और -2C को आएगा -1, तो वैल्यू कंपेयर करके लिखते हैं हम। B + C आ गया 0 के बराबर, A माइनस B + C भी आ गया 0 के बराबर, तीसरा -2C बराबर आ गया -1, तो C की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। जब C की वैल्यू यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी -1/2। B और A की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1। वैल्यू पुट कर देंगे दोनों को, तीनों वैल्यू मिलेगी। तो इन वैल्यू को पुटिंग these values in इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी कि न्यू जो है वो है हमारा पहले L था, फिर M लिया था, और देन हमने लिया था टेंशन T। इसकी पावर थी A आई है हमारी -1, B आई है -1/2, C आई है 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। जाएगा K, L की पावर 1/2 है तो ये जाएगा 1/L, T टेंशन 1/2 है और M है -1/2, तो इसको करते हैं +1/2। तो ये क्या हो जाएगा K/L, 1/2 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा √T/M। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी स्ट्रिंग की K/L √T/M। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक लेके आएंगे। इससे आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट नए टॉपिक है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।